नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, उस केस लॉ का नाम है स्पेशल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआईसी एंड अदर्स। इस केस की जजमेंट जो डिलीवर की है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिलीवर की है और ये जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 31 जनवरी 2023 की जजमेंट है। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स पे आने से पहले मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब जीएसटी नहीं आया था तो एरिया बेस्ड एग्जम्पशन मिल रही थी कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कि आप पर्टिकुलर स्टेट्स में जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट लगाइए तो आपको एक्साइज देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको एरिया बेस्ड एग्जम्पशन मिलेगी। पर जब जीएसटी आना था तो एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 30 सितंबर 2016 को, और उसके बीच में जीएसटी काउंसिल ने ये कहा था कि ये जो एरिया बेस्ड एग्जम्पशन मिल रही थी जीएसटी से पहले वाले टाइम में एक्साइज के ऊपर, ये एग्जम्पशन जीएसटी के आने के बाद कंटिन्यू नहीं रहेगी और सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जीएसटी पे करना पड़ेगा और उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। पर साथ के साथ जीएसटी काउंसिल ने ये भी कहा था कि ये सेंटर और स्टेट के पास अपनी पावर है, अगर वो कोई नोटिफिकेशन जारी करके कोई बस्टरी सपोर्ट देना चाहिए इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को तो वो ऐसी बस्टरी सपोर्ट दे सकते हैं। तो इस बस्टरी सपोर्ट से रिलेटेड सेंटर ने एक नोटिफिकेशन जारी करी थी 5 अक्टूबर 2017 को, जो कि जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा 5 अक्टूबर 2017 को, जिसके द्वारा उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कुछ बेनिफिट मिलना था, कुछ बस्टरी सपोर्ट मिलनी थी जो कि एलिजिबल हों और अवेलिंग हों, मतलब जो एलिजिबल यूनिट्स हों और जो पहले एक्साइज की छूट का बेनिफिट को अवेल कर रही हों। दो कंडीशन, दे शुड बी एलिजिबल एंड दे शुड बी अवेलिंग दैट बेनिफिट ऑफ एक्साइज। अब मैं इस पर्टिकुलर केस पर आता हूं। जो पेटिशनर है वो मैन्युफैक्चरर है वायर्स एंड केबल्स का, और उसने एक इंडस्ट्रियल यूनिट अपनी खोली थी पंतनगर रुद्रपुर के पास में उत्तराखंड में, और वो कहता है कि वो बस्टरी सपोर्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आई है 5 अक्टूबर 2017 को, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसके लिए एंटाइटल्ड है। तो एक बार ज़रा इसके फैक्ट्स पे आते हैं। इसने जो अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट खोली थी वो 2009 में खोली थी और जुरिस्डिक्शनल असिस्टेंट कमिश्नर को इन्फॉर्म कर दिया था। उसने जो प्रोडक्शन स्टार्ट करी 2010 में करी और इसके बाद बारे में भी जुरिस्डिक्शनल असिस्टेंट कमिश्नर को इंटीमेट कर दिया था। पर 2011 में असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया और ये कहा गया कि पेटिशनर से क्यों ना सेंट्रल एक्साइज कलेक्ट किया जाए और क्यों उसको सेंट्रल एक्साइज का बेनिफिट क्यों दिया जाना चाहिए। तो पिटिशनर ने रिप्लाई किया कि मैं तो 2009 में और 2010 में आपको इंटीमेट कर चुका था कि मैंने ये इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ पर सेटअप करी है, नई जो यूनिट लगाई थी 2009 में, और 2010 से प्रोडक्शन भी शुरू किया था। असिस्टेंट कमिश्नर ने उसके इंटीमेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें आपका कोई लेटर वगैरह रिसीव नहीं हुए हैं, इसलिए आपको एरिया बेस्ड एग्जम्पशन नहीं मिल सकती, इसलिए आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा। पिटिशनर ने सेंट्रल एक्साइज का नंबर ले लिया और उसने सेंट्रल एक्साइज पे भी कर दिया, बट अंडर प्रोटेस्ट पे किया, और साथ के साथ उसने अपील फाइल कर दी कमिश्नर अपील्स पे। कमिश्नर अपील ने पिटिशनर की अपील को अलाउ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा जो इंटीमेशन थी वो एक्नॉलेज की जा चुकी थी जॉइंट कमिश्नर मेरठ के द्वारा। तो देयर वर ऑलरेडी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट्स गिवन बाय द डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट है वो कमिश्नर अपील के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं था, उन्होंने सेस्टेट के सामने अपनी अपील को डाला। सेस्टेट ने भी डिपार्टमेंट की अपील को रिजेक्ट कर दिया। इन द मीन टाइम पिटिशनर को और शोकॉज नोटिस आए फ्यूचर पीरियड्स के लिए भी, उसमें भी पिटिशनर ने सेंट्रल एक्साइज पे कर दिया अंडर प्रोटेस्ट और अपनी अपील को डिपार्टमेंट के सामने डाल दिया। सेस्टेट ने पिटिशनर की अपील को अलाउ कर दिया और जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो अपील डाली गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद डिपार्टमेंट ने सेस्टेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई स्टेप नहीं लिया। इट मीन्स डिपार्टमेंट ने सेस्टेट के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया।
तो अब पिटिशनर ने जो सेंट्रल एक्साइज पे किया हुआ था अंडर प्रोटेस्ट उसका रिफंड मांगा। जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि रिफंड तो अलाउ कर दिया, बट उन्होंने कहा ये इस रिफंड को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में दे दिया जाए। अगर आपको सेक्शन 54 CGST एक्ट का मालूम हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन या और सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस जो रिफंड अमाउंट है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाता है। पिटिशनर इससे एग्री नहीं हुआ क्योंकि पिटिशनर ने सेंट्रल एक्साइज दिया था, अगर उसका ये पैसा सारा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाता तो उसको ये रिफंड मिलने वाला नहीं है, उसको बेनिफिट होने वाला नहीं है। और उसने इस बात को ऑब्जेक्ट किया और उसने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपनी रिट को डाला अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये देखा कि जो दोनों कंडीशन है क्या वो एलिजिबल यूनिट है, तो यस उसने, क्योंकि 2009 में इंटीमेट कर दिया था और उत्तराखंड में एरिया बेस्ड एग्जम्पशन अवेलेबल थी, इसलिए वो एलिजिबल यूनिट थी। सेकंड जो कंडीशन थी वो ये थी कि वो यूनिट सेंट्रल एक्साइज के बेनिफिट को अवेल कर रही हो, बट इस केस में तो जो पिटिशनर है वो सेंट्रल एक्साइज को पे कर रहा था, तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो सेंट्रल एक्साइज के बेनिफिट को अवेल नहीं कर रहा था? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि वो जो सेंट्रल एक्साइज पे कर रहा था वो खुशी से पे नहीं कर रहा था, वो अंडर प्रोटेस्ट में वो इस सेंट्रल एक्साइज को दे रहा था। तो जो सेंट्रल एक्साइज को अगर वो अंडर प्रोटेस्ट वाली कंडीशन नहीं होती, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर उसको नोटिस नहीं आए होते तो वो सेंट्रल एक्साइज नहीं दे रहा होता। तो ये ऐसा कहा जाना चाहिए कि वो सेंट्रल एक्साइज के बेनिफिट को अवेल कर रहा था। तो जो दोनों कंडीशन, उसका एलिजिबल होना, उसका सेंट्रल एक्साइज के बेनिफिट को, सेंट्रल एक्साइज के एग्जम्पशन को अवेल करना, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इसको इसका रिफंड इतने पर्टिकुलर पीरियड में डिपार्टमेंट के द्वारा दे दिया जाना चाहिए। दोस्तों ये केस लॉ डिस्कस करने का जो पर्पज़ है मेरा आपके साथ, वो पहला तो ये है कि ये एक्साइज से रिलेटेड केस है और मेरा चैनल GST से संबंधित है, बट कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन GST काउंसिल मीटिंग वगैरह से था, उस वजह से भी मैंने वीडियो बनाया। सेकंड जो पॉइंट ये है कि इस केस में जो असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा उसकी इंटीमेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो इंटीमेशन वो ऑलरेडी पिटिशनर जो है डिपार्टमेंट को दे चुका था कि मैंने अपनी इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप करी और इस दिन से मैंने अपनी प्रोडक्शन को चालू किया, अगर एक्नॉलेजमेंट उसके पास नहीं पड़ी होती तो उसके लिए ये रिफ़ंड लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता। रिफ़ंड काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, लाखों रुपए में रन कर रहा होगा, ऑल्दो आई एम नॉट रिटर्न द अमाउंट हियर, तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता अगर उसके पास प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ना पड़ी होती। जबकि जनरली हम डिपार्टमेंट में ऐसा देखते हैं कि हम डिपार्टमेंट में जाते हैं और एक्नॉलेजमेंट लेने की बारी आती है तो कोई भी अफसर ईजिली उसको एक्नॉलेज नहीं करता, वो बाहर PN को बोल देता है कि इसको एक्नॉलेज कर लो, और PN बड़े बुझे दिल से एक स्टैंप मार देता है और एक जो उनका क्लर्क होता है या कोई PN होता है बहुत छोटे से साइन घुग्गी मार के दे देते हैं जिस पर इवन नाम भी नहीं लिखा होता कि वो साइन किसने किए हैं। तो फ्यूचर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई वन शुड हैव द प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। और यहाँ पर मैं आपके साथ दिल्ली वैट के 2 सर्कुलर भी शेयर करना चाहूँगा। 2 ऐसे सर्कुलर इशू किए गए हैं दिल्ली वैट के द्वारा जहाँ पर यह कहा गया है कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो ब्रांच इंचार्ज के द्वारा ली जाएगी, सील लगाई जाएगी, डायरी नंबर लिखा जाएगा, जबकि डिपार्टमेंट में जब हम जाते हैं ऐसा हमें देखने को कहीं भी मिलता नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में जो कि 14 साल से पुराना है, जिसकी जजमेंट 31 जनवरी 2023 को आई है और कहीं ना कहीं पर्टेन करता है 2009 में इंडस्ट्री सेटअप हुई और 2011 के बाद से पिटिशनर जो है वो अंडर प्रोटेस्ट सेंट्रल एक्साइज को पे कर रहा था, तो वो उसकी एक्नॉलेजमेंट काफ़ी हैंडी रही। तो किसी भी पिटिशनर को, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए, प्रोफेशनल्स को भी इंश्योर करना चाहिए कि जब भी वो डिपार्टमेंट से एक्नॉलेजमेंट लें तो देन दैट एक्नॉलेजमेंट शुड बी अ प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। यू नेवर नो कि ये एक्नॉलेजमेंट कब फ्यूचर में हमारे काम आ सकती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।